नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यूज यूट्यूब चैनल हम लोग पर। और आपसे सबसे पहले अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन की भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आगे बढ़ते हैं। कल जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में कुछ विश्लेषण करने की कोशिश की थी दिल्ली के चुनाव परिणामों के, आज मैं उससे कुछ आगे बढ़ूंगा। इस चुनाव में कुछ तो नए पुराने मिथ तोड़े और कुछ नए मिथ क्रिएट किए गए हैं, और कुछ ऐसे जो नेरेटिव्स हैं जो कि कुछ वामपंथी पत्रकार कोशिश कर रहे हैं क्रिएट करने की, जिनमें से नाम अगर लें मुख्यतः तो राजदीप सरदेसाई आदि हैं। मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि जो इस चुनाव में फाइनल जो आंकड़ा रहा वो 48 सीट बीजेपी को मिली है और 22 सीट कांग्रेस को मिली है। इसमें सबसे पहले तो कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की जीत कांग्रेस की वजह से मिली है, क्योंकि 14 या 15 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहां पर जो जीत का अंतर है उससे अधिक कांग्रेस को वोट मिले हैं। तो ये बहुत सिंपल बात है, इसमें आपको फंडामेंटली समझना पड़ेगा कि भारत की राजनीति एक मल्टी पार्टी व्यवस्था है यहाँ पे, और इसमें एक से अधिक पार्टियां भाग रहती है। तो जरूरी नहीं है कि जो कैंडिडेट जीते वो 50% से ज्यादा वोट ले। ऐसा जैसा अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में होता है, वहाँ यदि एक कैंडिडेट को 50% वोट नहीं आते हैं तो फिर उसकी सेकंड चॉइस दी जाती है। यहाँ पे एक सिंगल चॉइस ये होता है, आपको एक ही वोट देना होता है अपना, और उसके जिसको सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसको ही विजेता घोषित किया जाता है। तो अब जैसे मैंने कल कहा कि अगर कांग्रेस के जो मान लो अरविंद केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी में 4,568 वोट, 4,568 वोट जो संदीप दीक्षित को मिले, वो क्या सारे के सारे चले जाते हैं कांग्रेस को? क्या ऐसा होता? ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसा मैंने कल भी एक्सप्लेन किया कि ये फर्स्ट चॉइस उनकी कांग्रेस की, तो उनमें कुछ होंगे जो कांग्रेस को वोट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं, और उनको एक ऑप्शन की तरह आप पसंद नहीं है नंबर वन पर, तो उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। और उसमें से कुछ लोग जो होंगे जो आपको पसंद नहीं करते होंगे, जो पिछले 10 साल से दुखी होंगे और उनको एक एज एन ऑल्टरनेट, या वो पुराने कांग्रेसी वोटर होंगे, तो उन्होंने एज ए ऑल्टरनेटर चॉइस नंबर वन पे कांग्रेस को वोट दिया। अगर कांग्रेस नहीं होती तो ये लोग बीजेपी को वोट देते, और वाइस वर्सा, अगर जो लोग चॉइस नहीं होती तो जो लोग कांग्रेस को वोट दिए वो आपको वोट देते। तो ऐसा गणित इतना सिंपल नहीं है। अब बात करते हैं केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी की, जिसमें कहते हैं कि जो 4,568 वोट बीजेपी को मिले, वो कांग्रेस को मिले उससे कम उस उनका जो डिफरेंस था जीत का। अब मैंने एक आंकड़ा निकाला है, इसमें उस कॉन्स्टिट्यूंसी में करीब 19 और उम्मीदवार थे। यदि इन 19 जो उम्मीदवार, जिसमें 142, 72, 75, 52, 9, 8 वोट लिए, इन सबको जोड़ा जाए, और इन वोट को अगर बीजेपी के, क्योंकि इन ये कह सकते हैं कि ये लोग बीजेपी को वोट देते हैं, अगर इतने कैंडिडेट नहीं होते तो। इसमें केवल एक मुस्लिम कैंडिडेट है, उसके 9 वोट में कांग्रेस के खाते में आम आदमी के खाते में देता हूँ। तो इन दोनों के जोड़ के अगर देखें, नोटा के इसमें 314 वोट हटा दें तो जो आम आदमी पार्टी का जो अरविंद केजरीवाल का है, वो जो अकाउंट बनता है वो 30,576 वोट होते हैं। जबकि कांग्रेस जो बीजेपी के परवेश वर्मा को 30,736 वोट पड़ते हैं। तो इस तरह से फिर वो एक 100 और कुछ वोट से जीत जाता है, 160 वोट से जीत जाते हैं। तब लोग कहते हैं कि नोटा की वजह से हार गए। अगर नोटा के जो 340 वोट नहीं पड़ते, वो अगर आम आदमी पार्टी को पड़ जाते तो आम आदमी पार्टी जीत जाती। तो इस बहस का तो कोई अंत नहीं है। रिजल्ट जो था वो है। और कांग्रेस क्यों चुनाव नहीं लड़ती आपके खिलाफ? आपने उनको हरियाणा में नुकसान पहुंचाया तो डेफिनेटली वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसी आशंका जरूर होनी चाहिए। और कांग्रेस के पास एक चांस था रिवाइवल का, क्योंकि उसको भरोसा था कि जो 15% मुस्लिम वोट है वो उनको मिलेंगे। अगर 15 में से 12-13 भी मिलते तो उनके प्रदर्शन अच्छा होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनको मात्र 6% वोट मिले। इसमें से आप समझ सकते हैं कि पूरे मुस्लिमों ने उनको वोट नहीं दिया होगा। अब दूसरा एक मिथ क्रिएट किया जा रहा है कि ये मुस्लिम वोट बैंक जो है वो कर्नाटका और तेलंगाना के चुनाव के बाद में, और जैसा कि लोकसभा के चुनाव 2024 में देखा गया कि वो मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ खिसक रहा है, तो ये एकदम थ्योरी बिल्कुल ही फेल हो गई है। इसमें मैं आपको दो कॉन्स्टिट्यूंसी का बात कराऊंगा जो सबसे बड़ी मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसमें एक तो आप अमानुल्लाह खान की लेंगे,
ओखला कॉन्स्टिट्यूंसी। इसमें अमानुल्लाह खान आप जो उम्मीदवार थे उनको 88,943 वोट मिले। बीजेपी के कैंडिडेट को 65,304 वोट मिले। अ, असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी को 39,558 वोट मिले। और कांग्रेस को 12,739 वोट मिले। अब इसमें जैसा कहते हैं कि जो MIM है, AIMIM, यानी असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी और बीजेपी की बी टीम है। कांग्रेस भी कहती है, आम आदमी पार्टी भी कहते हैं, जब जैसे उनको कन्वीनियंट होती है उसको कह लेते हैं। तो यहाँ पे अगर असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी के जो 39,000 वोट जीत लिए जाए, मिला दिए जाते हैं, तो 10-12 हजार वोट से हार जाते अमानुल्लाह खान। अब इसमें हम तो फिर आर्ग्यूमेंट याद है कि कांग्रेस नहीं होती तो फिर अमानुल्लाह खान के पास वो सारे वोट होते, तो उस स्थिति में भी बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का कैंडिडेट के जो जोड़ होता है वोट का, वो आप और कांग्रेस था कि इन चारों कॉन्स्टिट्यूंसी जो मेजर कॉन्स्टिट्यूंसी थी में, इसमें मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी थी, इसमें कांग्रेस चौथे स्थान पर रही। तो जो मिथ है कि कांग्रेस की तरफ मुस्लिम वोट खिसक रहा है, ये सही नहीं है। इसमें एक बार फिर से कांग्रेस को विचार करना पड़ेगा, या विचार करे या नहीं करे, मतलब कुल मिला के विपक्षी दलों के लिए एक संदेश है कि अब आगे का कैसे रास्ता ढूंढा जाए। और मेरे ख्याल से यही कारण था कि जो सारे विपक्षी इंडी गठबंधन के जो बाकी लोग थे, जैसे समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, RJD का लालू प्रसाद यादव की पार्टी आदि, सबने कांग्रेस के बजाय मुस्लिमों आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होना दिल्ली में का निर्णय लिया। और जो शायद उनका सही निर्णय था, और वो ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी ही मुस्लिमों को हरा सकती है। दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो उसमें मुस्तफाबाद, इसमें तो बीजेपी जीत गई। इसमें ये कंस्टिट्यूंसी, इसमें भी MIM ने कैंडिडेट खड़ा किया था, और वो शायद तासिर ताहिर हुसैन था। ताहिर हुसैन ने यहाँ पर में भी आम आदमी पार्टी का दूसरी नंबर पे रहा। और फिर कांग्रेस का अली मेहंदी को मात्र 11,763 वोट मिले। तो ये पूरी तरह से ध्वस्त हो गया मिथ कि कांग्रेस की तरफ मुसलमान वोट लौट रहा है। मुसलमान वोट एक तरफा वोट भी नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसीज में MIM ने इसी पर्पज से खड़ा किया था अपना कैंडिडेट ताहिर हुसैन, जो कि दिल्ली दंगों का आरोपी है और शायद जेल में है, कि मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी है और इसमें हम जीत सकते हैं। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बीजेपी का कैंडिडेट जीता है। इससे मैं आपको और बता दूं, मौलाना रशीदी है, जो कि काफी टीवी डिबेट्स में आते हैं और बहुत ही एग्रेसिवली, या समटाइम तो क्या है कि गाली गलौज के साथ भी मुस्लिमों का पक्ष रखते हैं और बीजेपी का विरोध करते हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैंने बीजेपी को वोट दिया है। और कल एक टीवी डिबेट में उसने ये कहा कि मुसलमान क्यों नहीं देते बीजेपी को वोट। ये देश लोकतंत्र है, सबका अधिकार है कि वो जिसको बेहतर समझेगा उसको वोट देगा। और इस चुनाव में जो शायद वो इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों ने सोचा कि बीजेपी काम कर रही है, बाकी जो पार्टी है ये तो मुसलमानों को बेवकूफ बना रही है, तो बीजेपी ही सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है। तो वो वोट उन्होंने बीजेपी को दिया। कितना सच कह रहे थे, गलत कह रहे थे, दिल से कह रहे थे या केवल बताने के लिए कह रहे थे, लेकिन ये स्टेटमेंट उन्होंने पहले ही दे दिया था चुनाव परिणामों के पहले ही, कि मैंने बीजेपी को वोट दिया है। तो इससे भी कुछ अंदाजा लग सकता है कि इस मुसलमान वोट खिसक रहा है। ये एक ट्रैप भी हो सकता है बीजेपी के लिए, जैसा कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ उत्तर प्रदेश की विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ, जिसमें 100% या 90% मुस्लिम वोट थे, उसके बावजूद भी उपचुनाव में बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया। तो ये भी काफी गंभीर विषय है और सोचने वाली बात है कि मुस्लिम वोट किधर जा रहा है, और ये देश के आगे की राजनीति को डेफिनेटली रास्ता दिखाएगा। उसके बाद एक और जो मैं डिबेट सुन रहा था कुछ लोगों की, जिसमें वामपंथी पत्रकार थे, आई थिंक, वो एक कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में क्लास डिवीजन हुआ है, क्योंकि उनका कास्ट डिवीजन से तो राहुल गांधी एंड कंपनी का को फायदा नहीं हो रहा है, और उनको उनकी दुकान आगे नहीं बढ़ रही। जो नफरत या मोहब्बत की दुकान है वो कास्ट डिवीजन से। हालांकि वो अभी भी उसी के पीछे पड़े हैं कि कास्ट सेंसस हम करवाएंगे और वगैरह वगैरह। और तो जो ये पत्रकार है, ये एक
क्लास क्लासेस में, मतलब मिडिल क्लास, लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास में, इसमें भारतीयों को बांटने, हिंदुओं को विशेषकर बांट, मुस्लिम को तो वो एक मुश्त मानते हैं, हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वोटर है वो जो झुग्गी झोपड़ी वाला वोटर अलग है, दलित वोटर अलग, दलित में लोअर क्लास और लो इनकम वाले अलग है, मिडिल इनकम वाले अलग है और हाई इनकम वाले अलग है। तो इस तरह से भी क्लास डिवीजन के बांटने की एक जो प्रथा है या जो षड्यंत्र है वो शुरू कर दिया है भारत में, कि अमीर और गरीबों के बीच में खाई को बढ़ाया जाए, जबकि मोदी जी इसको बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद एक और मिडिल क्लास के चलते एक के रिश्ते में ये है कि जो इनकम टैक्स में 12 लाख तक की इनकम टैक्स को फ्री किया गया है, इसका भी मिडिल क्लास पर काफी फर्क पड़ा है। ये कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन ये कोई डिसाइसिव फैक्टर नहीं होगा। मिडिल क्लास जो थी वो पहले से ही, मिडिल क्लास जो थी वो सबसे ज्यादा आकर्षित हुई थी केजरीवाल और अन्ना मूवमेंट की तरफ में, और सब लोग, मैं भी उसमें से शामिल हूँ, मेरी पत्नी तक ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली थी। लेकिन हम सब जो मिडिल क्लास है, ये सबसे ज्यादा एलिनेटेड हुआ, सबसे ज्यादा दुखी हुआ अ, आम आदमी पार्टी के गवर्नेंस से और अरविंद केजरीवाल से। तो फिर ये मिडिल क्लास का जो वोट पड़ा है बीजेपी की तरफ, या जो छटक के आम आदमी से आया है, इसका एक कारण ये नहीं है कि इनकम टैक्स है। इसमें पत्रकार तो ठीक हैं, जो अपने आप को पोल विशेषज्ञ पोलस्टर्स, मतलब जो सर्वे करवाते हैं, संजय सिंह और यशवंत देशमुख, ये तक ये आइडिया बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकम टैक्स में जो छूट बढ़ाई गई है उसकी वजह से काफी मिडिल क्लास लोग एक मुश्त बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए। तो ये एक अगेन अगेन क्लास डिवीजन का एक अगला एक एक्सटेंशन है। चलिए, तब बात करते हैं कांग्रेस की। मेरा मानना है कि कांग्रेस इस चुनाव के में विपक्षी राजनीति में सबसे बड़ा विजेता बन के निकला है। क्योंकि कांग्रेस ने हालांकि चुनाव पूरे आखिरी में पूरे जोर से लड़ा। राहुल गांधी ने कई सभाएं की, प्रियंका गांधी ने कई सभाएं सभाएं की, और उन्होंने कुल मिला के जो दिल्ली यूनिट है वहाँ की उसका उसको माना और अच्छा इलेक्शन लड़ा। लेकिन रिजल्ट 0/0 रहा। उनको कोई एक भी सीट नहीं मिली और वो 6% वोट काटने में सही रह गए। तो वोट कटवा की तरह है, जैसा कि दूसरे लोग कह रहे हैं कि वो वोट कटवा की तरह उन्होंने काम किया। मेरा ये पॉइंट मेरे अगले पॉइंट के थोड़ा डिमेट्रिकली अपोजिट होगा, लेकिन मैं वहां भी सही हूँ, मैं यहाँ भी सही हूँ, आपको मैं बताता हूँ क्यों। अब कांग्रेस ने, जो विपक्षी दल जो सारे खड़े थे आम आदमी पार्टी के पीछे, उनको ये बता दिया कि भाई, अगर हमारे साथ आप विधानसभा में रेस्पेक्टेबल सीटें नहीं देंगे तो हम वहां पे चुनाव लड़ेंगे और हम वहां पे आपका खेल बिगाड़ेंगे। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे बिहार हो, या बंगाल में भी शायद अगर उनकी ताकत बढ़ गई तो बंगाल में भी वो विपक्षी पार्टियों का खेल बिगाड़ सकते हैं। उत्तर महाराष्ट्र में वो शिवसेना और शिवसेना और समाज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का खेल एक तरह से बिगाड़ सकते हैं। तो ये उन्होंने कहा कि अगर अब आपको विधानसभा के चुनाव लड़ने अपने अपने राज्यों में, तो हमको बराबरी का पार्टनर मानना पड़ेगा, या फिर जो सीट का बंटवारा होगा वो हमारी शर्तों पे होगा। मुझे याद है कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के एक कांग्रेस के नेता ने ये कहा था कि लोकसभा के चुनाव में तो हमारी गरज थी, तो हमने उनकी बातों को माना। इस समय तो अब उनकी गरज है। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की गरज है, तो वो हमको हमारी टर्म पे सीटें देंगी। तो ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कांग्रेस इस जो 12-13 सीट को, जो जिसपे उन्होंने आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, उसको किस तरह से भुनाने की कोशिश करेगी दूसरे राज्यों में। तो ये है एक और नई थ्योरी निकल के आएगी ये इसमें, कि कांग्रेस थोड़ी विपक्ष में दलों में पावरफुल हो जाएगी। और कांग्रेस का तो इस तरह से खेल खेलती है कि चिट भी उसको होता है और पट भी उसको होता है और सिक्का तो उनका परिवार का होता ही है उसमें। अब एक और जो जीत में हार की परंपरा भारतीय राजनीति में चली है, उसमें आम आदमी पार्टी का हर प्रवक्ता कल 4 बजे से लेके ये कह रहा है कि हम हारे हैं तो क्या हुआ, हमको 43% लोगों ने वोट दिया है, और जो केवल 2 या 3% के लगभग बीजेपी से कम है। वो ये बात नहीं करते हैं कि हमारा 9 या 10% पिछले चुनाव से वोट कम हुआ है।
यानी कि हमको ज्यादा लोगों ने छोड़ा है, ये बात नहीं करते हैं। वो केवल ये कहते हैं कि हमारा परसेंटेज बहुत अच्छा है। ऐसा ही बात कांग्रेस हरियाणा और महाराष्ट्र में भी करती है। लेकिन अंत में तो वही होता है ना, जो राजनीति, जो जो भारत के संविधान में जो लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया है, उसमें तो यही है कि जो ज्यादा सबसे वोट ले लेगा वही जीतेगा और वही उस सत्ता में आएगा। अब आपने 42% लिए, 43% लिए, ये कोई बात नहीं। एक जमाना था कि 2012 में उत्तर प्रदेश में 29% वोट समाजवादी पार्टी को मिले थे और उनको 240 सीटों के करीब मिली थी और वो सत्ता में आ गए थे। तो उस समय मल्टी पार्टी थे, बसपा भी थी, कांग्रेस भी थी और बीजेपी भी थी, और सभी अपनी शक्ति से पूरे लड़े थे। तो उस समय आप क्यों नहीं कहते कि बसपा सरकार में आ जाती है, ये नहीं आती? तो ये कहना कि हमको काफी वोट बोले और स्टिल वी आर पॉपुलर, लेकिन ये नहीं होता है। जब एक बार आपका वोट का भारतीय राजनीति में वोट का गिरना शुरू होता है, तो वो एक शुरुआत होती है, उसके बाद आप तेजी से बहुत नीचे जाते हैं। और अब चूंकि अगले 4 साल तक कोई चुनाव नहीं है, तो चुनाव नहीं है तो आम आदमी पार्टी के पास मेहनत करने वाले लोग भी नहीं है। खुद अरविंद केजरीवाल मेहनती नहीं है, वो पब्लिक के पास नहीं जाएंगे और कोई एक नया नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश नहीं करेंगे। और दूसरी बात, इस चुनाव में जो आम आदमी पार्टी ने, उन्होंने कोई अपना अपनी गवर्नेंस पे या बीजेपी के खिलाफ कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश नहीं की। वो हरियाणा के पानी में जहर मिला दिया, या कुछ चुनाव आयोग ने वहां पे लोगों को नाम नहीं जोड़ दिए, लोगों के नाम हटा दिए, इस तरह की मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10,000 नाम ऐड कर दिए वगैरह, ऐसी बातें करते रहे उन्होंने। जैसा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने नैरेटिव सेट किया था संविधान का और आरक्षण हटा देंगे वगैरह का, ऐसा कोई नैरेटिव भी वो सेट नहीं करते। उन सब के लिए भी मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि राहुल गांधी बहुत मेहनती हैं, और वो अकेले हैं जो बीजेपी से लड़ रहे हैं। केजरीवाल केवल फर्जीवाड़ा हैं और फर्जीवाड़ा करते हैं। तो ये कहना कि हम 39 40% वोट लेके भी वो समर्थन पा रहे हैं, लेकिन हारा तो हारा ही होता है। आपको ये मैं याद दिलाऊं कि एक 2006 में एक एक वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में जोहान्सबर्ग में। और उस समय ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड 434 रन बनाए थे, केवल 4 विकेट के खो गए। मेरे ख्याल से डबल सेंचुरी पॉन्टिंग ने मारी थी उस समय। और उनकी एक तरह से लगभग जीत निश्चित लग रही थी, लेकिन हर्षल गिब्स ने पासा पलट दिया और अंतिम गेंद पर ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका मेरे ख्याल से 6 विकेट से जीत गया था। तो आप कितना भी परसेंटेज लिया हो, लेकिन अगर दूसरा बंदा आपसे ज्यादा परसेंट लाया, ज्यादा वोट लाया, तो जीतेगा तो वही। इसमें आप अपने को मॉरल विक्ट्री करके अपना हौसला अफजाई करो, ये सब कर सकते हो। तो एक और आउटकम इसमें है कि जैसे कांग्रेस के बारे में राहुल गांधी के बारे में कई पत्रकार जो उसके शुभचिंतक हैं, वो कहते हैं कि उनको एक अच्छी टीम बनानी चाहिए। जो वेणुगोपाल है उसको हटा देना चाहिए, ये इसको हटा देना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए, कोई और को लाना चाहिए, वगैरह वगैरह। और राहुल गांधी सुनते नहीं है। मेरी सलाह कांग्रेस पार्टी को है कि उनको अपना नेतृत्व बदल देना चाहिए। राहुल गांधी और गांधी परिवार को हटा के कोई नया आदमी नेतृत्व लाए जो इंडिपेंडेंटली चलाए। और शुरू में इसमें जरूर दिक्कत होती है, लेकिन बाद में फिर वो स्मूथ हो जाती है। ऐसे ही मैं आम आदमी पार्टी के बारे में कहूंगा कि आम आदमी पार्टी को जो उनका इतना नाम खराब हो गया वो मेनली केजरीवाल की वजह से ही हुआ है। बाकी उसमें दूसरे नेता अच्छे हैं। सौरभ भारद्वाज अच्छा है, मनीष सिसोदिया अच्छे थे, हालांकि वो अरविंद केजरीवाल के ट्रैप में आके फंस गए। तो उनको भी केजरीवाल को उखाड़ फेंकना चाहिए और नए नेतृत्व को सामने आना चाहिए, तो फिर उसका कुछ हो सकता है। नहीं तो उनका अश्र भी कांग्रेस की तरह हो जाएगा, नीचे से नीचे चली जाएगी और किसी तरह कभी तुक्का लग जाए तो 99 सीट आ जाएगी। जैसा कि आपने देखा कि 2004 से पहले, 2099 और उससे पहले चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया। वो केवल इसी आशा में बैठे रहे कि वोटर फटीग होगी और वो बीजेपी गलती करेगी और हम सत्ता में आ जाएंगे। और ऐसा ही थोड़ी गलतियां बीजेपी ने की और उनकी 99 सीट 2024 के इलेक्शन में हो गई। तो ऐसा ही हश्र आम आदमी पार्टी का भी होने वाला। वो तो बहुत छोटी पार्टी है और उसके ऊपर अरविंद केजरीवाल पे इतने केस लगे हुए हैं। और बीजेपी ने ऑलरेडी एक्शन चालू कर दिया, उन्होंने सारे सचिवालय मंत्रालय आदि सबको सील कर दिया, वहां से कोई डॉक्यूमेंट आदि नहीं निकाला जा सकता है। और एक और कोई निर्णय लिया है उन्होंने, जो
इस सरकार, ये सरकार कुछ गड़बड़ी ना कर सके, उसके लिए वो एसआईटी बनाने का निर्णय लिया है कि तुरंत जैसे ही सरकार बनेगी हम एक एसआईटी बनाएंगे और उनके सारे निर्णयों का छिद्रान्वेषण करेंगे। तो निश्चित रूप से दिक्कत में है केजरीवाल। और बीजेपी सरकार आई है तो, और मोदी जी हैं तो दिल्ली की स्थिति तो ये सुधरेगी। मोदी की गारंटी भले ना रहा हो, लेकिन मेरा विश्वास है कि मोदी जी का प्रोजेक्ट प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और उसका जो मॉनिटरिंग है वो अद्वितीय है। आप कितने भी बड़े मोदी जी के विरोधी हो, लेकिन इन तीन बात पर तो आपको मोदी जी को पूरे पूरे अंक देने हैं। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज की बात समाप्त करता हूँ। आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब तो आपने अवश्य किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।